हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सभी। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, और कोई उनमें अगर दिक्कत आती है आपको करने में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इस पार्ट में हम जो आपके पहले क्वेश्चन बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 20 तक, इन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे दो पार्ट में। तो पहले मैं आपको देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 है। बुक वैल्यू वो होती है बेटा जो बैलेंस शीट में होती है। इसको आपने 3 लाख रुपए में बेचा है एक ब्रोकर के थ्रू, जिसने 2% कमीशन लिया है आपसे। मुझे ये बताओ सेल वैल्यू कितनी है उसकी। सर उसकी सेल वैल्यू है 3 लाख रुपए। आपने ब्रोकर को कमीशन दिया, कितने परसेंट कमीशन दिया आपने? 2%। सेल का 2% ऑफ 3 लाख। तो देखो जी 3 लाख का 2% कितना होता है इंटू 2%, ये होता है 6,000 रुपये। तो ये बनता है बेटा 2,94,000। कहने का मतलब ये है कि जो लैंड और बिल्डिंग आपने बेची, बेच के तो आपको कुल 2,94,000 रुपये रियलाइज हुए, कमीशन भी तो आपको देना पड़ा। तो आपको आपकी जो बिल्डिंग बिकी 2,94,000 की बिकी। अब मुझे ये बताओ आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे। देखो जब हम बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट कर दो या बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रेडिट यहाँ पर लैंड बिल्डिंग नहीं होगी। आप याद करो लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो असेट्स लिखते हो बेचते वक्त वो कहाँ लिखते हो? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप देखो मैं इधर दिखा भी देता हूँ आपको। आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो बाई कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स बेचने से क्या होता है? क्रेडिट। और लायबिलिटी की पेमेंट करने से रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट। ये देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जब भी लायबिलिटी की पेमेंट होंगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर असेट्स बिकेंगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक बात है, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर असेट्स बेचते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कितने रुपए से होगा? 2 रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन करें। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहे जी पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। पहली एंट्री ए। बेटा एंट्री बनाओगे तो इनके फॉर्मेट जरूर बनाओगे, ये ध्यान रखना आप। क्रेडिटर्स है बेटा 85,000 रुपए के, एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बेटा क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, उन्होंने 40,000 रुपये तो नगद लिए हमसे और 43,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ले ली। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। जब भी किसी असेट्स से कोई लायबिलिटी सेटल होगी तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि असेट्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ी हुई है और लायबिलिटी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही है। अगर वो दोनों आपस में सेटल हो रही होंगी तो फिर उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। जैसे क्रेडिटर्स को हमने इन्वेस्टमेंट से सेटल करा है 43,000 रुपये की, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने क्रेडिटर्स को इसमें 40,000 रुपये पे करे हैं इसकी एंट्री बनेगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप क्या ध्यान रखोगे, बड़े मोटे मोटे शब्दों में बता रहा हूँ। अगर किसी असेट से कोई लायबिलिटी सेटल हो रही है पूरी तरह से तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन क्रेडिटर्स को हमने 40,000 रुपये दिए हैं उसकी एंट्री बनेगी। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जो हमने क्रेडिटर्स को इन्वेस्टमेंट दिए 43,000 की, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, सर आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करा है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा। नहीं बेटा, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस खत्म हो गया और हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जब भी कोई लायबिलिटी पे होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। ठीक है ना। चलो अब करेंगे बी एंट्री। बी, क्रेडिटर्स वर ₹16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बेटा दूसरी एंट्री में क्रेडिटर्स 16,000 के हैं, एक मशीनरी 18,000 की है, कह रहे जी हमें आप मशीनरी दे दो और सेटलमेंट हो गया। मतलब 2,000 रुपये हम उनसे मांगेंगे नहीं, 18,000 की मशीनरी ले जाएंगे, 16,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे और हम उनसे 2,000 रुपये लेंगे नहीं, तो सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब कोई भी एसेट से अगर लायबिलिटी सेटल होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे नो एंट्री। अब सी देखो जरा आप, क्रेडिटर्स वर ₹90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹1,20,000 एंड पेड कैश टू दी फर्म ₹30,000। बेटा 90,000 के क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको 1,20,000 की बिल्डिंग दी, तो उन्होंने हमको 30,000 वापस कर दिए। सीधी सी बात है, 90 ही तो चाहिए उनके हम पे, हमने उनको 1,20 की बिल्डिंग दी है, तो इसका मतलब वो 30,000 हमें दे रहे हैं, तो 30,000 रुपये जो हमें मिल रहे हैं हम उसकी एंट्री बनाएंगे। लेकिन 90 के जो क्रेडिटर्स और बिल्डिंग सेटल हुए उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 30,000 रुपये, 30,000 और 30,000। बीइंग बिल्डिंग रियलाइज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कौन सा क्वेश्चन करें बताओ जल्दी से। सर आप हमें क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8, बेटा 8 में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पी एंड क्यू आफ्टर द वेरियस असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो। कौन सी एंट्री पास करनी है? रियलाइजेशन की। मतलब हमने सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी हैं, उसके बाद आप इनको रियलाइज करने की एंट्री करो। देखो बैंक लोन 12,000 रुपये पेड करा है, और बैंक लोन कहाँ पर होता है? रियलाइजेशन में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी बेटा नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश अकाउंट। बीइंग बैंक लोन पेड। कितने रुपए बेटा? 12,000 रुपये। अब देखो दूसरी एंट्री, यानी कि बी, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर क्यू। बेटा अगर कोई एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेते हैं तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर के डेबिट में, तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स चाहे नगद बिके चाहे कोई पार्टनर ले जाए, असेट्स को हमें क्रेडिट ही करना है। 16,000 रुपये। नरेशन बनेगा इसका बीइंग असेट्स टेक ओवर बाई या बीइंग स्टॉक टेक ओवर बाई क्यू। अब देखो तीसरी एंट्री यानी कि सी, पार्टनर पी पेड ए क्रेडिटर 4,000। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो आप क्रेडिट किसको करोगे? आप क्रेडिट करोगे बेटा पार्टनर को। क्या नाम है? पी, पी कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? 4,000 4,000। नरेशन लिखोगे बेटा आप इसका बीइंग अमाउंट पेड टू
क्रेडिटर्स बाई पी। अब देखो डी एंट्री यानी कि चौथी, एन असेट्स नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 1200। बेटा एक असेट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपियर नहीं है यानी कि अनरिकॉर्डेड है, तो उसको आप बेच रहे हो, तो बेचने पर एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200 रुपये, 1200 रुपये। पांचवी एंट्री यानी कि ई, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2000 वर पेड बाई पार्टनर क्यू। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि खर्चे यहाँ पर डेबिट होते हैं। अगर कैश में पे होंगे तो टू कैश, लेकिन यह पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर क्रेडिट होगा टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 2000 रुपये। तो बीइंग एक्सपेंस पेड बाय क्यू, ये इसका नरेशन बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे एंड यानी कि एफ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 रुपये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा पी एंड क्यू को। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये हमारा, सॉरी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है ये, तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल। 36,000 को हम 5:4 के रेशो में बांटेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 9। तो बेटा 20,000 इसको मिलेंगे और 16,000 इसको मिलेंगे, कुल 36,000 रुपये आएंगे यहाँ पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊं, चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। कौन सा वाला कराऊं मैं आपको, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊं मैं, चलो 11 करा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, सब वही इन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं। पहली एंट्री देखो आप, ए वाली एंट्री, ए देयर वॉज फर्नीचर 50,000 रुपये, अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। बेटा देखो बात सुनो, आधा फर्नीचर अमन ने लिया है 10% के डिस्काउंट पर, तो पहले तो ये अमन के नाम में लिखेंगे हम, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बाकी आपने नगद बेचा है तो उसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट हम किसे करेंगे, रियलाइजेशन को, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीधी सी बात है। अब आप ध्यान दो, 50,000 के फर्नीचर में से 50% यानी कि 25,000 रुपये का 10% डिस्काउंट पर लिया है उसने, तो 25,000 का 10% अगर आप करोगे तो कितना बैठेगा, 2500। तो यानी कि अमन ने कितने रुपए में लिया, 22,500 में से 25,000 में से 2500 माइनस कर दोगे तो अमन ने जो फर्नीचर लिया वो 22,500 में लिया। अच्छा, अब जो बाकी 50% है यानी कि 25,000 का, वो आपने 30% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 25,000 रुपये का फर्नीचर अगर आप 30% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 25,000 का 30% होता है बेटा 7,500। तो यानी कि आपने वो बेचा 25,000 प्लस 30% 32,500 रुपये का। तो आपने कुल कितने का बेचा, आपने कुल फर्नीचर 55,000 रुपये में बेच दिया अपना। तो बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड आप ये नरेशन लिख दोगे। बी एंट्री देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग क्रेडिट बैलेंस। बेटा प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है जो बैलेंस शीट में होता है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, अमन को और हर्ष को। तो हम एंट्री क्या करेंगे, देखो जरा, ये ट्रांसफर एंट्री है, ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन और टू हर्ष। बेटा कितने का प्रॉफिट है, 15,000 रुपये का। और ये 15,000 का प्रॉफिट देखो, उनका रेशो दे रखा होगा, रेशो नहीं दे रखा है। तो हम क्या मान लेंगे बताओ जल्दी से, इक्वल इक्वल मान लेंगे ना। ठीक है जी, तो 7,500 और 7,500। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर। सी देखो,
हर्ष लोन 6,000 रुपये सेटल्ड बाई पेइंग 5500। बेटा हर्ष को लोन अगर पे कर रहे हो और वो भी 5500 रुपये पे कर रहे हो तो हर्ष लोन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट। लेकिन आप देखो लोन कितने का है, 6,000 का, ये लिखो आप पहले, और आप उसको दे कितने रुपए रहे हो, टू कैश अकाउंट, आप उसको 5500 रुपये दे रहे हो, तो बताओ आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, सर 500 रुपये का। तो आप यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपये। अब देखो डी एंट्री, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपये ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। बेटा फर्म ने रियलाइजेशन के खर्चे पे करे हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर पे करे, हर्ष के बिहाफ पर। अगर कोई भी खर्चा आप किसी पार्टनर के बिहाफ पर पे कर रहे हो, इसका मतलब पता है क्या है कि खर्चे पार्टनर को पे करने चाहिए थे, लेकिन पार्टनर ने ना पे करके उसके पैसे हमने दे दिए, तो सीधी सी बात है हम उसके नाम में लिखेंगे फिर ये पैसे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 रुपये, 5,000 5,000 बीइंग एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर या बीइंग एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। ई पॉइंट, देयर वॉज ए बिल 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम was who become insolvent and the first and final dividend 25% was received from his estate। बेटा सोहम पर हमारे 1200 रुपये चाहिए थे, उसका एक बिल हमारे पास पड़ा हुआ था, 11वीं क्लास में याद करो, हमने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, तो हमें बैंक को 1200 किससे मिलने हैं, सोहम से। लेकिन बैंक को 1200 रुपये सोहम से नहीं मिले, क्यों, क्योंकि सोहम दिवालिया हो गया। अब जब सोहम दिवालिया हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी से केवल 25% पैसे ही किसको मिले, बैंक को मिले। तो सोहम ने 25% पैसे तो बैंक को दे दिए, लेकिन जो बाकी 75% है वो तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900 रुपये 900 रुपये। तो बेटा आपको 75% पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। ई बनाएंगे बेटा एफ एंट्री, ध्यान से देखो जरा, क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म आउट 6,000। बेटा एक क्रेडिटर्स हैं, फर्म को 6,000 रुपये देने हैं उनको, एक्सेप्टेड स्टॉक 5,000 रुपये एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। बेटा 5,000 का स्टॉक उन्होंने 5% डिस्काउंट पर ले लिया, 5,000 माइनस 5%, 4,750 रुपये का स्टॉक ले लिया उन्होंने। तो 6,000 के बदले में हमने उनको 4,750 का तो स्टॉक दे दिया, लेकिन 1,250 रुपये हमें उनको नकद पे करने पड़ेंगे, तो उसकी एंट्री हम बना देंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 1,250 रुपये। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, चलिए कोई डाउट हो फिर भी डिस्कस कर लेना। ओके बाय।